नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स में आपका पार्ट 3 यानी 3 वीडियो जो है सो अपलोड हो चुका है। आज जो होगा क्या होगा, पार्ट 4 है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप क्या करें प्लेलिस्ट से जाकर देख लें, क्योंकि इकोनॉमिक्स है आप लगातार एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय में थोड़ा सा ज़रूरत आपका पड़ सकता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो अपलोड है उसे ज़रूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, और यहाँ से प्रश्न रहता है, लेकिन एक कन्फ्यूजन होता है जीडीपी में, एनएनपी में या फिर जीवीए में। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए पढ़ेंगे और केवल ये नहीं देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित उन सभी फैक्ट, तथ्यों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर एग्जाम में या चुका है या फिर वो आ सकता है। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे? वैसे समझ में आता है कि राष्ट्रीय मतलब किसी देश का इनकम, किसी देश का इनकम जो है उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे, लेकिन उसका रियल परिभाषा क्या होगा, क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का जो गणना करता है भारत में, उस संस्थान का नाम है CSO, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, और यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो CSO क्या करता है, राष्ट्रीय आय का गणना करता है। इसका स्थापना जो हुआ था 1951 में हुआ था। 1951 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो ये आपका था CSO जो राष्ट्रीय आय से संबंधित था, क्योंकि राष्ट्रीय आय तो हम लोग सीखेंगे कैसे निकालना है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना करती है वो संस्था का नाम क्या है, CSO है। अब उसी का एक सहयोगी संस्था है, ठीक है, जिसको लोग कहेंगे NSSO। यह जो CGL में आया हुआ प्रश्न है, NSSO का फुल नेम पूछा गया है CGL में। तो CGL में इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो NSSO का क्या हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका क्या काम है अभी देखेंगे। इसका स्थापना हुआ था 1950 में। तो यह क्या है, CSO का एक सहयोगी मतलब संस्था कह सकते हैं। जब ये राष्ट्रीय आय निकालती है तो बहुत सारा डाटा यहाँ से मतलब NSSO उसको प्रोवाइड करती है। तो ये किस प्रकार के डाटा प्रोवाइड करती है, देखिए, जैसे जो घरेलू क्षेत्र का होता है, जो घरेलू क्षेत्र का होता है डाटा, या फिर जो असंगठित क्षेत्र का डाटा होता है। अब घरेलू क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है, तो असंगठित क्षेत्र जो पार्ट 2 है उसमें असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र डिटेल्स बताया गया है एग्जाम्पल के माध्यम से। पार्ट 2 ही ये असंगठित क्षेत्र जो है वो पार्ट 3 में बताया गया है। इसलिए हम आपको बताया कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखें। घरेलू क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार का एक योजना आता है, सरकार के कई प्रकार की योजना आते हैं, उज्ज्वला योजना है। अब जैसे कि ये आप मान लीजिए LPG जो गैस कनेक्शन है। अब गैस कनेक्शन सरकार के लिए गैस देने के लिए सभी को क्या करेगी, योजना लाएगी। अब योजना लाएगी तो उसमें कितना करोड़ जो है सो कितना फंड देना है, तो कितना खर्च हो, कितना परिवार में कनेक्शन देना है, उसके अनुसार से सरकार क्या करती है, उसमें फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये डाटा कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये डाटा जो है सो NSSO प्रोवाइड करती है कि किसी भी हमारे देश में कितने व्यक्ति के पास कनेक्शन है और कितने व्यक्ति के पास कनेक्शन नहीं है। तो जितने व्यक्ति के पास नहीं है उसका डाटा जो है, इस तरह से घरेलू क्षेत्र का जो डाटा है NSSO क्या करती है, सरकार को देती है। तो ये आपका था CSO और NSSO। तो NSSO का मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपका कलकत्ता में है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो कि आपका नेशनल इनकम से संबंधित है। अब CSO और NSSO ये क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत करती है।
किस, यहाँ पे ये भी सवाल आता है, ये भी सवाल आता है पीसीएस के एग्जाम में, जितने भी पीसीएस के एग्जाम में होता है अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि सीएसओ जो है सो किस मंत्रालय के अधीन है, या फिर एनएसएसओ जो है किस मंत्रालय के अधीन है। तो आप याद रखेंगे MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। हिंदी बोलेंगे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय के अधीन जो है क्या है, NSSO और CSO काम करती है। यह भी एग्जाम में आया हुआ था। अब बताते हैं सांख्यिकीय मामले के जनक, जैसे कि पार्ट 1 वीडियो में बताए थे अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, जिन्होंने 1761 में वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था और अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। तो सांख्यिकी मामले के जनक, अब सांख्यिकी मामले का जनक सांख्यिकी होता क्या है। आप देखेंगे कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, तो सांख्यिकी मामले के जनक जो थे वो कौन थे, PC महालनोबिस थे, ठीक है। सांख्यिकी मामले के जनक जो थे वो कौन थे, PC महालनोबिस थे। और ये वही PC महालनोबिस है जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मतलब जिस क्या कर सकते हैं इसको, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था इसी पर आधारित था। PC महालनोबिस पर जो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित था। तो ये वही PC महालनोबिस है। और इसी के जन्मदिन पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो होता क्या है कि कोई भी बुक है, आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो उस टॉपिक से जो एग्जाम में प्रश्न आता है 100% सफिशिएंट हर प्रश्न का मतलब नहीं रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जितना भी एग्जाम में प्रश्न आता है, चाहे वो आपका PCS हो, रेलवे हो, SSC हो या फिर UPSC हो, जितना भी मतलब पॉइंट आता है नेशनल इनकम से एग्जाम में, सभी को यहाँ पर कवर किया गया। चाहे वह CSO हो, NSSO हो या फिर सांख्यिकी का जनक हो या फिर आप राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हो। तो ये मुख्य डाटा था जो आपको इसमें से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, इतना तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। और अब हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय का, कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। क्या चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय होता क्या है, तो राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सबसे पहले लोग GDP को बढ़िया समझना पड़ेगा, GNP को समझना पड़ेगा और NNP को समझना पड़ेगा। अन्य 3 स्टेप आपको समझना है, 3 कदम आपको चलना है, ठीक है। GDP, NNP और GNP और NNP। आज जैसे ही आप 3 स्टेप चलते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। पहला कदम में हम लोग क्या समझेंगे, GDP। आप ये सुनेंगे 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरुआत होती है, इसलिए सबसे पहले कदम हम लोग देखेंगे GDP। तो GDP का पहले फुल नाम देखिएगा कि नॉर्मल जानकारी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स है। तो GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी से आपका हो गया ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये इसका तो फुल नेम होगा, लेकिन GDP होता क्या है ये समझना जरूरी है। GDP होता क्या है, तो GDP में कुछ वर्ष मतलब कुछ पॉइंट है, 2-4 पॉइंट है, और उसी पॉइंट को जब हम ऐड कर देंगे तो GDP का परिभाषा निकल जाएगा। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में सबसे पहले आपको याद रखना होगा, एक वित्तीय वर्ष जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत सरकार का 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और हम आपको बताते चलते हैं कि जो हम लोग जो टॉपिक पढ़े से अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो करंट इशू है, जो करंट अपडेट है, हम उसको साथ में चर्चा करते चल रहे हैं। अब देखिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या है, सरकार का वित्तीय वर्ष है, ठीक है। अब ये वित्तीय वर्ष जब 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और 31 मार्च तक खत्म होती है, तो इसमें से थोड़ा सा चेंजिंग लाने का लगातार मतलब प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए कमेटी भी बना था, कमेटी का नाम था डॉक्टर शंकराचार्य कमेटी, डॉक्टर शंकराचार्य कमेटी। और इस कमेटी ने भारत सरकार को सुझाव दिया, जिस तरह से आपको बता दें 370 जम्मू कश्मीर में हटा, या तो फिर जैसे कि विमुद्रीकरण हुआ, नोट जो बंद हुआ, तो जब जब कमेटी बना और कमेटी ने सुझाव दिया तो सरकार ने उस पर अमल किया। और यहाँ पर क्या है, डॉक्टर शंकराचार्य कमेटी बना और इस कमेटी ने सरकार को ये सुझाव दिया कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है सरकार का, 1 साल का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, इसको हटाकर 1 जनवरी से शुरू करें और 31 दिसंबर को मतलब इसका एंडिंग करें। तो ये सुझाव दिया किसने, वित्तीय वर्ष का डॉक्टर शंकराचार्य कमेटी ने। और इसी कमेटी के आधार पर आपको ये बताना कि वो कौन सा स्टेट है
जिन्होंने वित्तीय वर्ष को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ना रखकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखा है। जैसे झारखंड जो है दूसरा राज्य है इस तरह से वित्तीय वर्ष को अपनाने वाला, और पहला जो है आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसका फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, क्योंकि वह ग्रुप डी में आ चुका है। ठीक है, याद रखेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये आप देखें कि एक वित्तीय वर्ष, तो एक वित्तीय वर्ष में परिभाषा भी जीडीपी का समझेंगे। एक वित्तीय वर्ष में मतलब एक साल में, सरकार का जो साल है, एक साल में देश के आर्थिक सीमा के भीतर, अब यहाँ पे समझिए, देश के आर्थिक सीमा के भीतर, अब आर्थिक सीमा के भीतर, अगर सीमा के भीतर बोलता तो ये तो ठीक था, लेकिन आर्थिक, और हम पहला वीडियो में बताए थे आर्थिक जब भी बात होता है वहाँ आप मतलब इकोनॉमिक्स में पैसा से बिजनेस से जोड़ेंगे आर्थिक गतिविधि। जैसे ध्यान दीजिए, ये जो है इंडिया का आप मैप समझ लीजिए, ठीक है, मान देखिए ये इंडिया का क्या है, मैप है। तो आर्थिक सीमा क्या हुआ, तो देश के भीतर, यहाँ कहता है एक देश में आर्थिक सीमा के भीतर, आर्थिक सीमा, तो ये तो सीमा है, ये तो है बॉर्डर, लेकिन आर्थिक सीमा की बात करेंगे तो जहाँ तक भारत का अधिकार है, जहाँ से भारत मतलब क्या कर सकते हैं, पैसा कमा रहा है, जैसे कि समुद्र, अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तो भारत से 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर समथिंग होता है, तो 12 नॉटिकल मील तक जो है ये हिस्सा पर मतलब अधिकार होता है किसी भी देश का जो समुद्री अगर बॉर्डर है तो 12 नॉटिकल मील तक अधिकार होता है, जब लगभग आपका 21 किलोमीटर कुछ आएगा। तो इस इलाके से जो भी मतलब उत्पादन होता है, जब मछली का हो, सेल का हो, या फिर कोई गैस का हो समुद्र के अंदर से, तो उससे जो पैसा प्राप्त हो रहा है वह भी हमारा क्या होगा, जीडीपी में शामिल किया जाएगा। मतलब कहाँ से आएगा, एक वित्तीय वर्ष में देश के आर्थिक सीमा के भीतर, मतलब आप यहाँ तक लेंगे, इसको यहाँ तक लेंगे, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक आप शामिल करेंगे। ठीक है, सभी लोगों द्वारा, अब सभी लोग समझिएगा, जीडीपी आज आपका क्या कहते हैं, खून में दौड़ेगा, और आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जीडीपी होता क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए, तो सभी लोग द्वारा, अब सभी लोग कहने का मतलब है ये जो हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है, सभी लोग के द्वारा। अब होता है क्या, कुछ लोग इंडिया के बाहर है, कुछ लोग इंडिया के मतलब जो कुछ लोग इंडिया के बाहर जाके काम कर रहे हैं, कोई सऊदी में काम कर रहे हैं, कोई अमेरिका में काम कर रहे हैं, वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में आके निवेश किए हैं और इंडिया में आके कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में 5 व्यक्ति है, किसी परिवार में 5 व्यक्ति, और उस 5 व्यक्ति में 2 व्यक्ति जाके सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति माइनस हो जाएगा, और इंडिया में कितना काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया में 3 ही व्यक्ति काम कर रहे कमा रहे, तो 3 व्यक्ति यहाँ जोड़ेंगे, और 2 व्यक्ति तो इसका कहाँ चला गया, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो ये 2 व्यक्ति जो कमा रहे ये वहाँ का जीडीपी में शामिल होगा। हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, और जैसे ही जीएनपी और एनएनपी आएगा तो देखिएगा ये चेंजिंग होगा। अब कोई विदेश का व्यक्ति जो है, 5 व्यक्ति जाके इंडिया में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति भारतीय हैं, 3 व्यक्ति भारतीय है, 5 व्यक्ति विदेशी है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं या तो कमा रहे हैं। तो ये हमारे सीमा के अंदर है। सभी लोग, चाहे आप विदेशी हो चाहे हमारे भारतीय हो, एक सीमा के अंदर, ठीक है, सभी लोग द्वारा उत्पादित, हम ये 8 व्यक्ति को ले लेंगे, ठीक है, 8 व्यक्ति के लिए उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा। कुछ लोग वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग सेवा, जैसे कि हम आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, कोई बस चलाकर आपको धनबाद तक पहुंचाता है, रांची तक पहुंचाता है, या देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है, उसके बदले में पैसा देते, वो आपको सेवा दे रही है। तो वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य निकलेगा, मौद्रिक मूल्य, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। जीडीपी एक बार आप पुनः समझेंगे, एक वित्तीय वर्ष में सरकार का जो एक साल है, एक आर्थिक सीमा के भीतर, आर्थिक सीमा के भीतर सभी लोगों द्वारा, सीमा के भीतर सभी लोगों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है, क्योंकि जब तक आप उसको पैसा में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा, हम मान लीजिए कोई सामान का प्रोडक्शन किए, आप उसको पैसा में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उसको जीडीपी नहीं कहेंगे। मौद्रिक मूल्य जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया है, मौद्रिक मूल्य। तो मौद्रिक मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम मूल्य को ही हम लोग मौद्रिक मूल्य कहते हैं। जैसे आप समझिए, जो किसी वस्तु में जो लिखा रहता है, जैसे हम ये मार्कर लाते हैं, तो ये मार्कर जो है 30 रुपये का आता है। उसी प्रकार से अगर आप मोबाइल लेते हैं, तो जब मोबाइल लेते हैं या कोई कंपनी जब मोबाइल बनाती है, तो जब मोबाइल लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, मोबाइल आपको मिलेगा, उसमें आपका बैटरी लगा रहता है, चिप लगा रहता है, उसके साथ चार्जर आपको मिलता है, एयरफोन मिलता है। तो किसी मोबाइल के लिए आपको 15,000 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
15,000 देना पड़ रहा है, तो आपको अलग से बैटरी का मतलब पैसा नहीं ले रहा है, या फिर चार्जर का पैसा नहीं ले रहा है, जो उसमें चिप लगा उसका पैसा नहीं ले रहा है, आपका पूरा अंतिम रूप से आप मोबाइल के लिए कितना दे रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं। तो मौद्रिक मूल्य मतलब किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य, ठीक है, उसे लगा बनाने में अलग अलग प्रकार का खर्चा होता है, लेकिन आप जो देते हैं, जो लिखा रहता है, उसी को लोग क्या कहेंगे, मौद्रिक मूल्य कहेंगे, अंतिम मूल्य कहेंगे। तो यह आपका क्या था, जीडीपी था। अब हम लोग जीडीपी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेट क्या होता है, क्योंकि जीडीपी के बाद हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, तो नेट आएगा, नेट को भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले लोग देखते हैं जीएनपी। यहाँ पे एक वर्ड हट गया है, जहाँ पे जीडीपी था वहाँ पे जीएनपी आ गया है, ठीक है, जीएनपी आ गया है। तो डी के जगह एन आया है। डी का मतलब क्या होता था, डोमेस्टिक, और एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नेशनल। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू क्षेत्र, और यहाँ पे नेशनल हो गया पूरा देश में। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जीएनपी क्या होता है और जीडीपी में कैसे अंतर है, डिफरेंस क्या है। देखिए ये भारत का मैप है, ठीक है, भारत का मैप है। तो किसी भी देश के भीतर जो भी वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य होता है, उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है, उसे लोग जीडीपी में लिए। अब जीएनपी में क्या होता है कि यहाँ आप देखे थे, किसी परिवार में 5 व्यक्ति था, तो 5 व्यक्ति में जो 2 व्यक्ति बाहर में काम कर रहे थे, कोई अन्य देश में काम कर रहा था, उसको लोग जीडीपी में शामिल नहीं किए, क्योंकि वो जिस देश में काम कर रहा था उस देश में उसका मतलब शामिल होता है, जो कमाता था जीडीपी के तौर पर। और यहाँ पे ये 3 व्यक्ति बच गया इंडियन, और 5 व्यक्ति कोई विदेशी यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसका ये 3 व्यक्ति और 5 व्यक्ति दोनों को हम लोग जीडीपी में शामिल किए थे। लेकिन जीएनपी में क्या करेंगे, जो बाहर में इंडिया का 2 व्यक्ति, जैसे 5 मेंबर था एक परिवार में, तो 2 व्यक्ति इंडिया के बाहर काम कर रहा है, तो इंडिया के बाहर काम कर रहा है, लेकिन उसका पैसा इंडिया ही आ रहा है। तो ये 2 व्यक्ति जो बाहर काम कर रहा है इंडिया का, उसको हम लोग शामिल करते हैं, किसमें, जीएनपी में। और ये जो 5 विदेशी लोग हैं जो यहाँ पे अपना मतलब पैसा कमा रहे, वो पैसा लेके अपना देश चले जाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, मतलब विदेशी लोग यहाँ पर जो इन्वेस्ट किए हैं, जो कमा रहे हैं, उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और भारतीय लोग जो विदेश में कमा रहे हैं उसको क्या कर दें, ऐड कर देंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे। और जीएनपी जो होता है हमेशा जीडीपी से कम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जीएनपी जो होता है हमेशा जीडीपी से कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इंडिया के लोग विदेश से कम कमा के आते हैं, जबकि विदेशी लोग भारत में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से ज़्यादा कमा के जाते हैं। तो ये आप देखिए कि जीएनपी क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। क्योंकि बाजार मूल्य और फैक्टर कॉस्ट ये आपका, अगर ये वर्ड का मतलब क्या कहते हैं क्लियर नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय आय आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत क्या होता है। साधन लागत क्या होता है, कोई भी वस्तु बनकर तैयार हो गया, जैसे कि एक आप इस मार्कर के माध्यम से समझिए, यह मार्कर जो कंपनी बनाती है, ठीक है, जो कंपनी बनाती है, यह मार्केट में इसको 20 रुपये में बना के तैयार करती है। अपना फ़ायदा भी इंक्लूड कर लिया, इसमें जो रॉ मटेरियल लगा या फिर इसके लिए जो मजदूर लगे और जो भी मशीन लगा बनाने में, तो 20 रुपये में ये बन के तैयार हो गया। अब ये वस्तु क्या था, मार्केट में आता, लेकिन इससे पहले सरकार को इसे टैक्स देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सरकार को टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए कि ये 20 रुपये का मार्कर में सरकार 5 रुपया टैक्स ले रही है, जैसे कि जीएसटी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ये खत्म होगा तो जीएसटी भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रीय आय, तो सरकार इसमें कितना टैक्स लगाती है, 5 रुपया टैक्स लगाती है। तो ये सामान बन के कितना तैयार हुआ था, 20 रुपये में हुआ था, और टैक्स सरकार ने कितना लगा दिया, 5 रुपये लगा दिया। तो अब मार्केट में ये पेन जब आएगा, मार्कर जब आएगा, तो कितना रुपये में आएगा, 25 रुपये में आएगा। तो ये जो 25 रुपये है, यही आपका क्या है, बाजार मूल्य। यानी किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है उसमें अगर टैक्स शामिल है, तो उसमें क्या कहेंगे, बाजार मूल्य कहेंगे। और अगर टैक्स शामिल नहीं रहेगा, तो उसमें क्या कहेंगे, साधन लागत कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, साधन लागत कहेंगे जब टैक्स शामिल नहीं रहेगा, और जब टैक्स शामिल हो जाएगा उसमें, तो उसमें क्या कहेंगे, बाजार मूल्य कहेंगे। और कोई भी वस्तु अगर मार्केट में उपलब्ध है तो याद रखिए वह बाजार मूल्य पर उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि उसमें टैक्स शामिल है।
लेकिन राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय जो आय होता है वो आपका होता है NNP, वो फैक्टर कॉस्ट पर होता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाजार मूल्य और साधन लागत। अब देखेंगे हम लोग NNP। इसके पहले दो चीज़ क्लियर किए, क्या क्लियर किए हम लोग, GDP क्लियर किए, GDP क्लियर किए। एक वर्ष में किसी भी देश के सीमा के भीतर जो है उत्पादित वस्तु और सेवा का जो अंतिम मूल्य है, जैसे इस पेन का अगर मूल्य 25 रुपया है तो ये क्या है, GDP है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग GNP समझे। GNP में क्या समझे कि जो भारतीय बाहर में कमा रहे हैं तो उसको लोग पैसा शामिल करेंगे भारत के GDP में, और जो विदेशी यहाँ पर कमा रहे हैं उसको क्या कर देंगे, वो घटा देंगे। तो वो आपका हो गया GNP। अब क्या समझेंगे, NNP समझेंगे, और यही आपका होगा राष्ट्रीय आय। ध्यान दीजिएगा, NNP को ही कहेंगे राष्ट्रीय आय, लेकिन ये आपका जो है ये मार्केट प्राइस पर है, और ये NNP जो होगा वो आपका फैक्टर प्राइस पर होगा। तो फैक्टर प्राइस पर होगा तो सिंपल सी बात यहाँ समझेंगे कैसे होगा। सो NNP पहले समझिए कि NNP क्या है। NNP क्या है, तो NNP क्या है, GNP में देखिए GNP और यहाँ पे क्या है NNP, तो G के जगह क्या आ गया, N आ गया, ठीक है। G के जगह क्या आ गया, N आ गया। G का मतलब क्या होता है, ग्रॉस मतलब टोटल, ठीक है, और N का मतलब क्या हो गया, नेट। नेट मतलब क्या, मतलब शुद्ध। जैसे कि मान लीजिए हम एक बाइक लिए, ठीक है, हम एक बाइक लिए, और कौन सा बाइक लिए, पल्सर लिए। बाइक आज से 1 साल पहले लिए थे, 1 लाख में लिए, लेकिन अभी तक एक साल होने के बाद जब कुछ चलाए तो उसका ह्रास हुआ, और अभी वो बाइक 60,000 में बिक रहा है। कितना बिक रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर हम बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो 60,000 में लेने को तैयार है, तो 40,000 क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसी को लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो क्या करेंगे, GNP में ह्रास को, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। जैसे ही डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो वह GNP से क्या बन जाएगा, NNP बन जाएगा। जो ग्रॉस था वो नेट में हो जाएगा। आप याद कीजिए GNP क्या था, लेकिन ये मार्केट प्राइस में है। GNP क्या था कि जो हम लोग का जो GDP है उसमें जो भारतीय विदेश में कमाते हैं उसको इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे, और जो विदेशी यहाँ कमा रहे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब आएगा GNP, और उस GNP में क्या होगा, जो GNP जो अंतिम मूल्य होता है एक तरह से, इसमें से GDP घटाने के बाद उसमें क्या घटा देंगे, इस GNP में अगर डेप्रिसिएशन घटा देंगे तब निकलेगा आपका NNP, और इसी NNP को फैक्टर कॉस्ट पर, याद रखिएगा यहाँ पे एग्जाम में जब आप सॉल्व करते हैं तो इस तरह से ऑप्शन देता है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देखिए GDP या आपका छोटा में लिखा रहेगा मार्केट प्राइस, ठीक है, GNP मार्केट प्राइस, NNP मार्केट प्राइस या NNP मार्केट प्राइस, NNP मार्केट प्राइस, NNP और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, NNP को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट में। और फैक्टर कॉस्ट में अभी आप क्या समझे कि फैक्टर कॉस्ट उसे कहते हैं जिसमें टैक्स शामिल नहीं रहता है। याद रखिए, फैक्टर कॉस्ट किसे कहेंगे, जिसमें टैक्स शामिल नहीं रहता है, ठीक है। तो NNP किसे कहेंगे, NNP में टैक्स को घटा देंगे, टैक्स शामिल नहीं रहता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो उसमें लगा रहता है टैक्स को घटा देंगे, लेकिन सरकार जो सब्सिडी देती है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो NNP फैक्टर कॉस्ट पर जो आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो आज का टॉपिक था नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय के बाद आपको ये जानना होता है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो ये कॉमन सी तरीका है कि राष्ट्रीय आय पूरा देश का जो इनकम है कुल जनसंख्या से अगर हम भागा दे देंगे, कुल जनसंख्या नहीं कुल जनसंख्या, अगर कुल जनसंख्या से भागा देंगे तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अब किसी भी देश का अगर हम बोलेंगे कि वहाँ का डेवलपर बोलेंगे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में अच्छा सूचकांक किसे माना जाता है, राष्ट्रीय आय, जैसे कि इंडिया का राष्ट्रीय आय, किसी राष्ट्रीय आय क्या, पूरा देश का आय क्या है, ठीक है, और प्रति व्यक्ति क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोनों में जो सर्वाधिक अच्छा सूचकांक होता है वह होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को ही सब मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा सूचकांक माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में क्या होता है, कुछ लोग कम कमाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वो तो आपका एवरेज में निकल जाता है। कुछ लोग कम कमाते, कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, सबका इनकम तो एक जैसा होता नहीं। तो ये एवरेज में जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो आप नहीं कह सकते कि उस देश में कितना मतलब कोई व्यक्ति डेवलप है या गरीब है, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर हम इनकम निकालेंगे तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति इनकम अगर 10,000 है, 20,000 है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है और एक अच्छा सूचकांक आप मान सकते हैं प्रति व्यक्ति ये आय को। अब प्रति व्यक्ति आय अगर हम राज्यों में बात करें तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह गोवा में है,
सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा में है और कम जो प्रति व्यक्ति आय है वह कहाँ पर है, बिहार में। तो ये था राष्ट्रीय आय। इससे जुड़ी और फैक्ट क्या है, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले गणना अगर किसी ने किया था तो वह आपका है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का गणना पहली बार किया था और इसमें उस जब किया था 1867-68 की बात है। 1867-68 में उन्हें किताब भी लिखा था और उस समय जब राष्ट्रीय आय का गणना किया तो देश का जो राष्ट्रीय आय था, आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति जो इनकम था उस समय, प्रति व्यक्ति इनकम कितना था, 20 रुपया था। इसके बाद वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय निकाला प्रोफेसर BKRV राव ने और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था, 62 रुपया था। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय बहुत कम था, इसलिए देश को ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे एक आय समिति हो जो आय निकाले, इनकम समिति हो, और इसीलिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। तो इस तरह हम लोग आज क्या देखे, नेशनल इनकम देखे, नेशनल इनकम से संबंधित जो भी फैक्ट था, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वह भी देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।